जगन्नाथ। फाइनली हम एक मुनासिब कमरे में आ गए। ऐसे बिखर बिखर के पीछे आगे होकर बैठे हुए होते थे और एक बारिश ने हमें जो है ना जरा जरा कर दिया था। तो हमारी जो है ना वो एक ऑडिट की ड्राफ्टिंग की क्लास जो है ना उसमें काफी ज्यादा मसला आ रहा था। तो फिर हमने कहा कि जी ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम से कम जो ज्यादा लोग हैं उनके लिए जो है वो कमरा अवेलेबल कर दिया जाए। तो फिर मैंने कहा जी इस कमरे में हम इंशाल्लाह शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ आप लोगों पे भरोसा था कि आहिस्ता 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 ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए होंगे। क्रैश कोर्स में ना वो सारे फेजेस आएंगे जो पूरे सेशन में आते हैं। पहले दिन जोश जज्बा, बीच में कभी बारिश से घबरा जाएंगे, कभी जो है वो अपनी नीयत से घबरा जाएंगे, फिर एक आध लेक्चर में सो जाएगा, एक दिन घर जाके पढ़ना भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे कि ये यूट्यूब पे भी तो पढ़ा हुआ है, वहां से भी तो किया जा सकता है, फिर 2 दिन बाद उसे करेंगे, फिर एक टाइम आएगा 1 हफ्ते बाद पे चले जाएंगे। तो इंसान वही रहता है, हालात भी वही रहते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि हम सुपरमैन हैं। जितनी कैपेसिटी है जैसी है उसके मुताबिक चलना है। अगर कभी नहीं पढ़ा जा रहा तो बहुत शर्मिंदा नहीं होना, बहुत परेशान नहीं होना, बड़ी नेचुरल सी बात है। हम इंसान है, हम 5-6 महीने तक नहीं बहुत अलर्ट रह सकते। इन क्रैश कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इतने कम स्पैन में होते हैं कि इतने टाइम के अंदर ना नॉन सीरियस होने का मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। आप ना हिम्मत कर ही लेते हैं। जैसे एक होता है ना टेस्ट मैच देखना और एक होता है T20 को देखना। तो टेस्ट मैच देखने के लिए जो हौसला चाहिए, T20 में वो उस तरह का हौसला नहीं चाहिए। तो वो इसलिए T20 जरा ज्यादा फेमस हो जाता है, लोग ज्यादा शौक से भी उसे देख लेते हैं और पूरा मैच भी देख लेते हैं। तो ये T20 है और आपने टेस्ट मैच खेला हुआ है और उसमें जो है ना वो टेस्ट मैच आपने शुरू किया और दूसरी टीम ही बैटिंग करी जा रही है और 700 स्कोर भी बना चुकी है, 4 दिन हो गए। तब आपने सोचा कि ये टेस्ट तो हाथ से गया, अब T20 में अच्छा परफॉर्म करके जो है ना जरा दुनिया के सामने सुरखरू हो जाते हैं। तो बहरहाल खुशी है कि आप लोग रेगुलर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। घर जाके जो जो मैं अहम चीजें बताता हूँ उनको अगर जरा सा भी मौका मिला करे तो एग्जैक्टली वो 2-3 टॉपिक्स जो मैं पूरे चैप्टर में कहता हूँ कि ये क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लिख लिया करें। क्या आप ऐसा करते हैं? ऐसा जरूर कर लें। मैं इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप पूरा चैप्टर लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम उतना जरूर लिख लें जितना मैं बीच में कहूँ कि आप इस चैप्टर में ये वाली लिस्ट आई कि आप कई दफा पूछते हैं इस तरह से करके, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपने जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो याद कर लिया हो और लॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट टेक को अच्छी तरह से समझ लिया हो। आज का बड़ा मजेदार टारगेट है 2 चैप्टर्स, चैप्टर 9 और 10। जिस तरह से कल हमने 2 छोटे छोटे चैप्टर किए थे वो बहुत ही छोटे चैप्टर थे और बड़े सीधे सीधे चैप्टर थे। अब चूंकि हमारा मिजाज बेहतर हो गया है, अब जो है वो हम थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर हो चुके हुए हैं, तब हम थोड़ी मुश्किल बातें भी समझ सकते हैं। खैर इतनी मुश्किल बातें नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड ब्रीच समझना बड़ा जरूरी है। ब्रीच किसे कहते हैं? ब्रीच का मतलब ये है कि आप एक चीज तोड़ देते हैं, खिलाफ वर्जी कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एक अच्छा भला पैटर्न चल रहा था, आपने बीच में खिलाफ वर्जी कर दी। जब आप सिग्नल तोड़ते हैं तो हम कहेंगे आपने सिग्नल की ब्रीच की है। जब आप मुआहदा तोड़ते हैं तो हम कहते हैं आपने मुआहदे की ब्रीच की है। पाकिस्तान इंडिया आपस में सीज फायर का वादा करें और अगले दिन इंडिया जो है कुछ और मिसाइल चला दे तो हम कहें उसने ब्रीच कर दिया उन टर्म्स को। तो ब्रीच का मतलब है तोड़ देना, खत्म कर देना, मनसूख कर देना। अब कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके से खत्म हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट यूं भी खत्म हो सकता है कि परफॉर्म हो गया, यूं भी खत्म हो सकता है कि उसके अंदर पार्टीज ने मिलकर आपस में कोई सेटलमेंट कर ली। चैप्टर 6 हमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए वर्ड है डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से खत्म हो उसे डिस्चार्ज कहते हैं। बहुत सारी किस्मों में से एक किस्म है ब्रीच। कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी ब्रीच की वजह से भी डिस्चार्ज होता है। ब्रीच का मतलब है कम से कम किसी एक पार्टी ने अपने हिस्से की किसी चीज में खिलाफ वर्जी कर दी। अब जब एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, ए और बी, वही मशहूर जमाना वाली 2 पार्टीज, और अब मेरे पास बड़ा बोर्ड भी मौजूद है, वहां तो हम जो है ना वो इतना बोर्ड और जो है ना वो बड़ा सारा टीवी होता था। ए ने बी को बेचा था लैपटॉप और लैपटॉप बेचा था उसने 70,000 का।
ए ने बी से कहा है कि जी मैंने तुम्हें लैपटॉप बेचना है और ये लैपटॉप जो है वो 17,000 का है। बी मान गया, ए ने लैपटॉप नहीं बेचा, नहीं दिया, एग्री हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, ड्यू तारीख पे ए ने बी को लैपटॉप नहीं दिया, बी के साथ ब्रीच हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में, ए ने ब्रीच कर दी है। अब बी इस ब्रीच के बदले ए से किस किस किस्म की कंपनसेशन मांग सकता है, ये इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। 5-6 तरह की तलाफियां होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने में, लेकिन हमारे सिलेबस ने हमें गिनती की 1-2 बताई हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताऊं कि बी ए से कह सकता है तुमने मुझे उस ड्यू डेट पे लैपटॉप नहीं दिया, मैंने तुमसे वादा किया हुआ था, अब मार्केट में मुझे 80,000 का ये लैपटॉप मिल रहा है, तुमने मुझे 10,000 का नुकसान कर दिया, तुमसे मेरी कमिटमेंट हुई थी 70,000 की, अब यही लैपटॉप अगर मैं मार्केट में लेने जाऊं तो मुझे 10,000 महंगा मिल रहा है और मुझे इसलिए खरीदना पड़ रहा है मार्केट से कि तुमने ब्रीच की है। तो तरीका नंबर 1, वो जो उसका एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है मजलूम का, वो जालिम से मांग ले। एक ऑप्शन ये कि शुरू में ही तय कर लेते हैं कि हाँ भाई 25 तारीख को ये लैपटॉप देगा और वो पैसे देगा, और जिस पार्टी ने अपने हिस्से की गड़बड़ की काम में उसको 5,000 जुर्माना पड़ जाएगा। अब मार्केट में लैपटॉप भले 72,000 का है, भले 85,000 का है, अगर एक बंदे ने ड्यू डेट पे अपना वादा पूरा नहीं किया तो दूसरा बंदा उसको पेनल्टी चार्ज करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करेगा, एक्चुअल लॉस के बराबर नहीं है, बस एक फिक्स अमाउंट होगी जो कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को देनी होगी। तो एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये है कि जब ब्रीच हो जाए तो बी अदालत में जाए और कहे कि जी ए से मैंने लैपटॉप खरीदा था, ए ने मुझे लैपटॉप नहीं दिया, ए की नीयत खराब हो चुकी हो, ए वो वाले लैपटॉप की किसी और के साथ डील कर चुका हो 90-95,000 की, या उसे अचानक से एहसास हुआ कि इस लैपटॉप पे तो जबरदस्त स्पेक्स है, मैंने तो गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। भाई कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचना था, अब तो पाबंद हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि बी कहे ए ये ही वाला लैपटॉप मुझे ए से चाहिए, मुझे ए से कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे 10-15 हजार की कंपनसेशन नहीं चाहिए, यही लैपटॉप चाहिए। इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हो सकता है ए अदालत में कहे कि नहीं ये वाला लैपटॉप मैं नहीं दे सकता, इस लैपटॉप से रिलेटेड जो है ना मेरी यादें वाबस्ते हैं, मेरे दादाजी जो है ना उन्होंने मुझे ये लैपटॉप गिफ्ट किया था और वो कहते थे बेटा इस लैपटॉप पे तुमने बैठ के पढ़ना है। ये बात तो मैं भूल गया था, लेकिन 12 लैपटॉप मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया था, तो उसकी वजह से मेरी इमोशनल अटैचमेंट इस लैपटॉप के साथ है, तो मैं इसलिए नहीं बेचना चाह रहा, मुझे अचानक से ख्याल आ गया है, तो मेरे दादा की आखिरी निशानी है। तो फिर चौथा तरीका, बी कहेगा ओके मुझे नहीं बेचना, तुम्हारे इमोशंस हैं ओके, अदालत से कहेगा ये लैपटॉप फिर ए नहीं बेचेगा, आप ए को पाबंद करें कि ये मुझे नहीं तो किसी को भी ना बेचे। समटाइम क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक मकान तामीर कर रहा होता है, एक बड़ा खास किस्म का, वो उसे छोड़ के निकल जाता है, क्यों, किसी और का काम पकड़ रहा होता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप कह देते हैं कि मेरा काम नहीं तो किसी और का काम नहीं। हॉस्पिटल्स में ये काम अक्सर होता है, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट करता है कि जी मैं आपके पास बैठ के सर्विसेज दूंगा, और अचानक से कहते हैं नहीं नहीं वो बस खत्म कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, मेरी सेहत सही नहीं रहती, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ओके ठीक है कोई बात नहीं, अदालत जाते हैं, कहते हैं जी इसकी सेहत सही नहीं रहती, हमारे पास नहीं काम करना चाहता, इसे पाबंद करें, फिर ये कहीं पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी सेहत खराब है। ऐसा जरूरी कि हमारे पास काम करने से सेहत ज्यादा खराब हो जाएगी और कहीं और काम करने से सेहत कम, तो इसको इंजंक्शन कहते हैं। तो जब जब भी ब्रीच होती है तो 5-6 तरह के आउटकम होते हैं, या डैमेजेस होते हैं आप हर्जाना ले लेते हैं, या पेनल्टी होती है आप जुर्माना कर देते हैं, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है कि आप कहते हैं नहीं यही वाले बंदे से मुझे यही वाली चीज चाहिए, ये बंदा परफॉर्म करके देगा, या इंजंक्शन होती है आप कहते हैं ये काम मेरे साथ अगर इसने नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट तो इसे पाबंद करेंगे, किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ना करे। फिर रिस्टोरेशन होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ही ऐसा खत्म हो गया तो जिस पार्टी को जितने जितने पैसे दिए हुए हैं वो एक दूसरे को वापस करना होता है। तो जब जब भी ब्रीच होती है तो ब्रीच के काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं, काफी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वसी नहीं है, इसने हमें सिर्फ 2 तरह की कंपनसेशन बताई हैं, 2 तरह की चीजें बताई हैं, एक का नाम है डैमेज और एक का नाम है पेनल्टी। वो जो मेरी पहली 2 एग्जांपल्स थी कि भाई ये लैपटॉप अब मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा, मार्केट में 10,000 महंगा है, अब तुम 10,000 रुपया मुझे दो, ये है डैमेजेस। जितना नुकसान मजलूम का हुआ है उसने जालिम से लिया है। इसका मकसद जालिम को सजा देना नहीं है, मजलूम की हिमायत करना है।
कि जो मजलूम है उसके साथ बुरा ना हो और वो उसको जितना खर्चा करना पड़े वो जालिम से ले ले। और दूसरी ऑप्शन क्या है? पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है जालिम को सजा देना। मजलूम की हिमायत मकसद नहीं है, जालिम ने बुरा किया उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये चैप्टर, ये जो छोटा सा चैप्टर है, ये इन्हीं दोनों तीनों चीजों की रूल्स देता है। मैं एक दफा एक चीज कंफर्म कर लूं कि मैंने से एक्स्ट्रा साइलेंट किए या नहीं है, बेचारा वाइब्रेट ना करता रह जाए। तो ये चैप्टर हमें ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है। तो सबसे पहले एक दफा समझने की कोशिश करते हैं ब्रीच किसे कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी ईदर रिफ्यूजेस, या तो एक पार्टी इनकार कर देती है, और फेल्स टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती। भाई ए ने बी से कहा था मुझे लैपटॉप दे दो, बी ने इनकार कर दिया, किस बात की सजा? वो ऑफर थी, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था अभी। लेकिन अगर एक दफा एक्सेप्टेंस हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो हम शुरू के चैप्टर से आगे आ जाएंगे और चैप्टर 6 से 10 के दरमियान आ जाएंगे। इन सारे चैप्टर्स में मेरी assumption ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाज वंस फॉर्म्ड। चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। चैप्टर 6 से लेके 10 तक बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद खराब कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है। तो यहां मेरी assumption ये है कि एक बंदे ने अपने हिस्से का प्रॉमिस अदा नहीं किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर एक ऑफर होती और ऑफर को बंदा रिफ्यूज कर देता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट को कोई रिफ्यूज करेगा तो ये ब्रीच कहलाएगी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब है जब एक पर्सन या तो रिफ्यूज कर देता है और फेल्स टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने हिस्से का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। Other than when such performance is excused under the law, ये एक एक्सेप्शन उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा सिवाय उन केसेस के जहां लॉ ने खुद ही से इजाजत दे दी हो, या रहने दो कोई बात नहीं। ए ने बी से वादा किया था मैं आपको लैपटॉप 25 तारीख को डिलीवर करूंगा, गवर्नमेंट ने 20 तारीख को एक कानून पास कर दिया कि लैपटॉप की खरीदो फरोख्त मना है। अब अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो 25 तारीख को अगर ये लैपटॉप की लेन देन करेंगे तो वो गैर कानूनी चीज हो जाएगी। तो क्या अब ब्रीच हुई है? गवर्नमेंट ने मना कर दिया, दे आर एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ। तो ब्रीच कब होती है? जब एक बंदा या तो मना कर देता है या अपने हिस्से का परफॉर्मेंस नहीं करता, अदर देन जहां ये परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ। ब्रीच हमें समझ आई। अब जब ब्रीच होती है तो फिर ब्रीच की बात आती है कंपनसेशन की, कि ब्रीच की कंपनसेशन किस तरह से हो। ब्रीच की कंपनसेशन मैंने आपको बताया कि दो मशहूर किस्में हैं, डैमेज और पेनल्टी। डैमेज हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पे डैमेज है। डैमेज में 3 तरह के हमने डैमेज पढ़ने हैं, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज और रिमोट। ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट। ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मल, जो सामने सामने नजर आ रहा है। ए ने बी से क्या कहा था कि मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, और बी ने कितने पैसे देने थे? 70,000। ए ने ड्यू तारीख पे लैपटॉप नहीं दिया। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ही इसलिए था कि उसको लैपटॉप चाहिए था। अब जब ए नहीं देगा तो वो लैपटॉप कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा। अब जब उसने मार्केट में जाके लैपटॉप देखा तो लैपटॉप था हमारी पिछली एग्जांपल में 80,000 का। तो सामने सामने से बज़ाहिरन हर आदमी को समझ आ रहा है कि बी को 10,000 का नुकसान हो गया ए के इनकार करने की वजह से। तो ये ऑर्डिनरी डैमेज है। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब है वो डैमेज जो सामने सामने नजर आ रहा है और ये क्लियर कट मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी समझ आ रहा है डैमेज। स्पेशल डैमेज, ए ने बी को लैपटॉप देना था और बी ने 70,000 रुपए देने थे। बी ने 70,000 दिए हुए थे, ए ने लैपटॉप टाइम पे डिलीवर नहीं किया। बी लैपटॉप इसलिए खरीद रहा था कि जब लैपटॉप उसके पास आएगा तो उसने एक ऑनलाइन असाइनमेंट करके देनी थी और 2 दिन के अंदर लैपटॉप पे बड़ा तेजी से काम करके 2 लाख रुपए कमाना था। लेकिन टाइम से वो लैपटॉप बी को नहीं मिला। अब अगर बी को एक लैपटॉप टाइम पे नहीं मिला तो बी का आगे से 2 लाख का नुकसान हो गया। अब अहम सवाल ये कि क्या ये ए के जिम्मे पड़ना चाहिए या नहीं। अब चूंकि ये सामने वाला ऑर्डिनरी नहीं नजर आ रहा, ऑर्डिनरी तो ये था कि हाँ भाई सामने सामने नजर आया, लैपटॉप नहीं दिया, हो बेचारे को मार्केट से खरीदना पड़ गया, 10,000 महंगा हो गया। यहाँ पे क्या है,
लैपटॉप उसने नहीं दिया, और लैपटॉप ना देने की वजह से एक तो 10,000 का नुकसान है जो मार्केट में महंगा है, और लैपटॉप टाइम से ना मिलने की वजह से 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। अब ये 2 लाख ए के ऊपर डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ए को तो पता ही नहीं था ये लैपटॉप मेरे से खरीद क्यों रहा है। अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बी ए को कहता कि मैं तुमसे लैपटॉप खरीद रहा हूं, मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि मैंने आगे एक ऑनलाइन काम करके देना है, पैसे मत बताए बेशक, तो अगर तुमने मुझे लेट कर दिया तो मुझे उधर से नुकसान हो जाएगा, मुझे वहां से पेनल्टी पड़ जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे कि अगर तुमने मुझे टाइम पे डिलीवर ना किया तो मेरा जो अगले कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है वो तुम भरोगे। अगर बोथ पार्टीज वर एट द नॉलेज, सबको पता था कि क्या होने जा रहा है, तो ऐसे में फिर वो वाला डैमेज भी क्लेम हो सकता है, दैट इज स्पेशल डैमेज। तो अगर किताब से हम इन दोनों के अल्फाज में फर्क देखने की कोशिश करें, ordinary damage which arise naturally in usual course of things from the breach itself, breach itself से जो naturally जो चीजें सामने सामने नजर आ रही हैं वो है ordinary damage। Normally it is the difference between contract price and market price at date of breach पे जो market price है 80,000 और जो contract price थी 17,000, नॉर्मली ये डैमेज उसके बराबर होता है। तो जो सामने सामने बज़ाहिरन नजर आ रहा है वो ऑर्डिनरी डैमेज है। तो फिर स्पेशल क्या है? अराइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉसेस विच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ये वो खास तरह के लॉस हैं जो दोनों पार्टीज को पहले से अंदाजा था कि टाइम से कंप्लीट ना होने पे आगे ये नुकसान हो जाना है। तो ये जो आगे का नुकसान है इनडायरेक्ट नुकसान है, डायरेक्ट नुकसान नहीं है, ये स्पेशल डैमेज है। ये सिर्फ तब मिलेंगे जब पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये डैमेजेस नहीं मिलेंगे। एंड आर सफर्ड टू एग्री पार्टी ड्यू टू द ब्रीच, एग्री पार्टी को ब्रीच की वजह से होता है। तो हमें ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज दोनों तरह के समझ आ रहे हैं। फिर एक यूनिक सी चीज आ जाती है, रिमोट या काफी ज्यादा इनडायरेक्ट लॉस। अब अगेन ए ने बी को क्या बेचना था? लैपटॉप। 17,000 का लैपटॉप बेचना था। ए ने बी को ड्यू डेट पे लैपटॉप नहीं बेचा। बी एक आईटी एक्सपर्ट था, सॉफ्टवेयर डिजाइनर था, और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके कमाता था और वो ऑनलाइन काफी सारा काम करना चाहता था, लेकिन ए ने उसको लैपटॉप नहीं दिया, पैसे लेके भी नहीं दिए। बी ने सोचा कि ये कैसा 2 नंबर आदमी है। फिर सोचा आईटी की दुनिया में होता ही ये है, लोग कदर ही नहीं करते, धोखा देते हैं। उसने एमएससी आईटी में की थी, वो बड़ा जबरदस्त लेवल पे उसको जो है ना वो एमएस आईटी किया था उसने। वो आईटी की दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन अचानक से उसका दुनिया से एतबार उठ गया। उसने सब छोड़ के एक मोची की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसने सोचा कि शायद यही काम है दुनिया में जो करने वाले हैं, क्योंकि स्किल्स की तो वर्ती कोई नहीं है। हमारे साथ तो आईटी वालों को कोई कुछ किसी खाते में नहीं लेके आता, एक ए ने ही धोखा कर डाला। 10 साल तक वो जूते सीता रहा और लोगों को जूते बना के देता रहा, उसमें भी थोड़े बहुत उसने पैसे बनाए। 10 साल बाद वो अपने बैचमेट से मिला, कैलिफोर्निया में होता था वो। बैचमेट ने कहा, और भाई आजकल तुम कौन सी कंपनी में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हो? उसने कहा जी मैं तो मोची हूँ। ना करो, ये क्या बात है? उसने कहानी सुनाई, यार वो एक खबीस ए मिला था मुझे, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। तुम कहो? जी मैं कैलिफोर्निया में हूँ और बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हूँ, और मैंने अभी तकरीबन ताज़ा पाकिस्तान में एक 10 करोड़ की जगह भी ली है, उसके अलावा बाहर भी मेरी प्रॉपर्टी है, नेशनैलिटी भी मुझे मिल गई है बाहर की, और मैं तो बड़ा जबरदस्त। उसने मेरे हिसाब लगाया बैठ के कि मैं और इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। हम दोनों बैचमेट थे, एक जैसी स्किल्स रखते थे, ये इतने करोड़ों रुपए कमा गया और मैं उस दिन उस ए के धोखे की वजह से ये नहीं कमा सका। अदालत पहुंचा, उसने कहा जी इस ए को मैं डैमेज चार्ज करना चाहता हूं, इसने मेरा 17 करोड़ का नुकसान करा दिया। अब ये जेन्युइन बात यही है कि ये इसकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों की वजह ए था, लेकिन क्या ए को 17 करोड़ का जुर्माना बनता है? इसकी जिंदगी की नाकामी की वजह कौन था? ये खुद था।
दुनिया में घटिया लोग भरे पड़े हैं, दुनिया आपके साथ बहुत बुरा करेगी, लेकिन अगर आप उसको रिएक्ट सही से नहीं करेंगे तो वो आपका कसूर है, कोई कभी ब्लेम नहीं लेगा, कभी कोई दोस्त ब्लेम नहीं लेगा, कभी कोई थर्ड पर्सन ब्लेम नहीं लेगा। जब भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा उसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी बेवकूफी होगी कि आपने गलत रास्ता चूज कर लिया। आप भले जितना मर्जी जस्टिफाई करते रहे अपने आप को, हाँ मेरे साथ ये बुरा उसकी वजह से हुआ है, वो अगला बंदा मूव ऑन कर जाएगा लाइफ में, नुकसान आपको ही होगा। तो ए को पता भी नहीं होगा कि उसका उस दिन उसने बी का इतनी जोर से दिल तोड़ दिया था कि बी मोची ही बन गया। तो ये बी ने जो जज्बात में फैसला किया था, ये बी का अपना कसूर था। तो ये इतना इनडायरेक्ट लॉस है, इतना दूर का लॉस है, इतना रिमोट है। रिमोट का मतलब है जो हम कहते हैं रिमोट एरियाज, दूर दराज के, तो इतना रिमोट है कि ये मुनासिब नहीं है कि हम क्लेम करने वाले को इजाजत दें कि वो जो विक्टिम या वो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है उससे कहे कि जी तुमने मुझे ये कंपनसेशन देनी है। तो हुआ तो लॉस है लेकिन गलत है। सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मोची इसीलिए बना था और ये जिंदगी में ज्यादा कमा नहीं इसीलिए सका कि एक ही वजह से इसका दुनिया पे से बाहर हट गया। बट कंसिडर्ड टू रिमोट फ्रॉम ब्रीच। कुछ लॉसेस होते तो ब्रीच की वजह से, लेकिन वो ब्रीच से इतना दूर होते हैं, उनका ब्रीच से इतना डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं होता, बहुत बहुत दूर का इनडायरेक्ट ताल्लुक होता है कि अनफेयर है कि हम एक्सपेक्ट करें कि जो डिफेंडेंट है वो क्लेमेंट को कंपनसेशन दे। क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट जिस पे इल्जाम लग रहा है। तो नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। तो डैमेजेस तीन तरह के हो गए। ऑर्डिनरी, नुकसान हुआ, एक बंदे ने ब्रीच की, जो सामने सामने से नुकसान हुआ दूसरे बंदे से कंपनसेशन मांग ले। सेकंड स्पेशल, अगर पता होगा तो मिलेगा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, कभी भी नहीं मिलेगा, चूंकि ये ब्रीच से इतना दूर है कि ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप में से किसी का पेपर खुदा ना खास्ता रह जाए तो आप लोगों ने घर वालों को कहना है कि मेरे पेपर से 18 दिन पहले आपने मुझे जो हरा धनिया लेने भेज दिया था, मैं अच्छा भला पढ़ रहा था, उस दिन मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैं जितना मर्जी पढ़ लूं घर वाले तो मेरे से यही काम कराते रहेंगे। तो उसके बाद मेरे से पढ़ाई ही नहीं हुई, उसकी वजह से मेरा पेपर फेल हो गया। तो घर वाले कहेंगे बेटा इतनी दूर की मत लेके आओ, ठीक है, तुम्हें पेपर वाले दिन 2-3 घंटे के लिए कहीं भेज दिया हो तो फिर भी थोड़ा सा कुछ समझ आती है। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो हरा धनिया आपके फेल होने की वजह बनेगा, लेकिन हर मुनासिब समझदार आदमी कहेगा कि ओ भाई खुदा को खौफ करो। तो इनडायरेक्ट लॉसेस कभी भी नहीं मिलेंगे जो इतने इनडायरेक्ट है। स्पेशल भी इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर पहले से पता है तो वो मिल जाएगा। तीनों बातें समझ आई। कुछ रूल्स इन्होंने बताए हैं डैमेज के, कॉमन रूल। डैमेजेस में जब बात होती है 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स में से 2 रूल्स तो बहुत सीधे सीधे से। पर्सन हु राइटली रिसाइंड, कैंसिल, ये वर्ड अब जहां भी आएगा इसका मतलब होगा कैंसिल। पर्सन हु राइटली कैंसिल्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर। मैं इसे चेंज करके कैंसिल भी कर सकता हूँ, अक्सर जगह ये वर्ड है और अक्सर जगह इसकी जगह कैंसिल लिखा जा सकता है, लेकिन पेपर में आईकैप कभी कभी टेक्निकल जार्गन्स यूज करता है। तो अगर मैंने इंग्लिश बहुत ही आसान कर दी तो पेपर में जाके आप एक नए लफ्ज को देख के थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो अगर एक बंदा राइटफुली कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट तो उसको यह हक मिल जाएगा कि वो कंपनसेशन ले उस बंदे से जिसने उसके साथ गलत किया है। यानी एक बंदे के साथ गलत हुआ, ए ने बी को टाइम पे डिलीवर नहीं किया लैपटॉप, बी ने कहा ठीक है बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, तुमने मेरे साथ बुरा किया, अब तो मुझे कंपनसेशन दो। ये था पहला रूल। जो चौथा रूल है वो बड़ा सिंपल सा है। उसमें वो कहते हैं कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस वैसे ही हैं जैसे किसी और कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। यानी कि ये जितने भी हम डैमेजेस के रूल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एग्जैक्टली वही होंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। तो ये आखिरी लाइन तो बिल्कुल बेकार हो गई। वो बताना चाह रहे हैं कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी वही ट्रीटमेंट करना जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। फिर दरमियान में 2 रूल्स हैं। ये 2 रूल्स मजलूम को बेईमानी करने से रोकते हैं। जालिम नहीं बोला मैंने, मजलूम। जब लॉस होता है तो मजलूम ये सोचता है कि लॉस तो हो ही रहा है, तो क्यों ना एक दफा मैं सजा दूं ए को। लैपटॉप मार्केट में 80,000 का मिल रहा था, लेकिन एक दुकान पे लाख रुपए का भी था। वो भाई साहब गए और 80,000 के बजाय लैपटॉप कितने का खरीद लिया, लाख रुपए का, और आके कहा तुमने 30,000 का नुकसान करा दिया, दो 30,000 रुपए।
तो अगर साबित हो जाए कि बी अवॉइड कर सकता है इस एक्स्ट्रा लॉस को, या बी ने जान के ये लॉस बढ़ाने की कोशिश की है, तो फिर वो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो जो मजलूम है उसने कोशिश करनी है कि अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान कम से कम हो, जितना नुकसान वो अवॉइड कर सकता है वो अवॉइड कर ले। बी के पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल थी उसको देखा जाएगा कि बी इस वक्त क्या क्या कर सकता था, बी के पास क्या क्या रास्ते थे इस वक्त इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। अगर बी ने वो रास्ते अडॉप्ट नहीं किए तो यहां पे बी कसूर में है। बात समझ आई? तो जो दरमियान वाले दो रूल्स हैं उसके अंदर ये कनेक्ट हो गया, बस यहां इसकी याददाश्त सेट करनी होगी। ये दो रूल्स, इन एस्टिमेटिंग लॉस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच द मींस यानी कि द ऑप्शंस व्हिच एग्जिस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय ब्रीच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब भी नुकसान होगा, जब भी ब्रीच होगी, तो ये देखेंगे कि व्हाट वर द मींस अवेलेबल, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप उसे लाजमी चाहिए था, उस दिन इसने काम करके देना था। एक ऑप्शन ये थी कि मार्केट से 500 रुपए पे एक दिन पे किराए पे लैपटॉप लिया जाता, वो काम करके दे देता, और अगले दिन ए ने लेट इसलिए किया कि उसको पीछे से लेट मिल रहा था लैपटॉप, तो वो एक दिन लेट की बात थी। तो एक दिन किराए पे लैपटॉप लेके काम चलाते और वो किराया उठा के चार्ज कर देते एक को कि तुम्हारी वजह से मुझे एक दिन का किराया पड़ गया। तो हम ये जरूर देखेंगे कि जब भी ब्रीच हुई है तो क्या कोई और ऑप्शंस हैं इसको बचाने के। अगर बी जान के जिद करे कि मुझे लॉस खाना ही खाना है और फिर बाद में ए को कहे कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज ड्यूटी ऑफ एग्रीव पार्टी बी, मजलूम की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे रीजनेबल स्टेप्स ले ताकि वो उस लॉस को मिटिगेट कर सके जो ब्रीच की वजह से, और वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता ऐसे लॉस की जो इजीली अवॉइड हो सकता था। डन। तो ये 3-4 रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो 3 तरह के डैमेज हमें पता होने चाहिए, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट, और उसके ये कॉमन रूल्स हैं, जिन कॉमन रूल में पहली और चौथी तो जनरल बात है, ये दरमियान वाली 2 बातें हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, वो देखा जाएगा, और बी लॉस को कम करने की कोशिश करेगा, एग्री पार्टी लॉस को कम करने की कोशिश करेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसको उतनी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। डन। फाइनली चैप्टर ने थोड़ा सा तस्करा पेनल्टी का भी कर लिया। पेनल्टी किसे कहते हैं? एक फिक्स डेफिनेट अमाउंट। कि लैपटॉप का जब नुकसान हुआ है ना, तो हो सकता है मार्केट में 80,000 रेट हो सकता है 75,000 रेट हो, और हो सकता है 60,000 रेट हो, नुकसान ही ना हो। तो कभी कभी पार्टीज लिंक ही नहीं करती डैमेज के साथ, वो नहीं देखते कि नुकसान कितना हुआ, वो कुछ एक रकम तय कर लेते हैं कि देखो किसी भी पार्टी ने अपने हिस्से के काम से खिलाफ वर्जी की, वो दूसरे को इतने 1,000 रुपए जुर्माने के तौर पे देगा। नॉर्मली लोगों को डराने के लिए अमाउंट बड़ी होती है, असल नुकसान से डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। प्रोपोर्शनेट क्या चीज होता है? प्रोपोर्शनेट, जो उसकी चीज उसके साथ लिंक कर रहा हो कि हाँ भाई इतना नुकसान हुआ, इतना डैमेज देना पड़ेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब है इसका नुकसान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो नॉर्मली एक बड़ी भी अमाउंट होती है। तो इस तरह के लैपटॉप के केस में वो सोचेगा कि लैपटॉप 10-15 हजार महंगा हो सकता है, लेकिन डराने के लिए वो कहते हैं कि लैपटॉप टाइम से ना दिया 25,000 का जुर्माना होगा। नॉर्मली एग्जेजरेटेड अमाउंट होती है और इसका लॉस से ताल्लुक नहीं होता, इसमें मकसद होता है बुरे को सजा देना। इसको समझाने के लिए एक आसान सी एग्जांपल है, और उसी एग्जांपल से सिविल और क्रिमिनल लॉ भी इजीली समझ आ जाते हैं। कि एक बंदे ने अगर सिग्नल तोड़ा और जाके किसी की गाड़ी में टकरा गया, तो जिसकी गाड़ी को वो बाइक वाला टकराया उसकी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ है। अब मजलूम का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने सही जा रहा था, ये जालिम ने आके उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। तो उसकी गाड़ी का जितना नुकसान हुआ है वो जब इससे लेगा तो वो डैमेज है। डैमेज जितना नुकसान हुआ गाड़ी का वो उतना लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि ये बंदा जो है कहे कि मेरे पास तो पैसे ही कम है या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हक ये बनता है कि जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान मांगा जाए दूसरे बंदे से। ये डैमेज है। लेकिन एक पुलिस वाला आएगा थोड़ी देर बाद, वो कहेगा तुमने सिग्नल तोड़ा है, 1,000 रुपए का चालान। वो कहेगा जी मैंने दे दिया डैमेज, मैंने जिसका नुकसान किया था उसको अदा कर दिया। उसने कहा वो अलग चक्कर है, तुमने कानून तोड़ा है, तुम जालिम आदमी हो, तुम बुरे आदमी हो, तुम्हें सजा मिलेगी।
इंटरेस्टिंगली ये सिग्नल तोड़ता और किसी की गाड़ी को टक्कर ना मारता, फिर भी पेनल्टी पड़नी थी। तो पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे नुकसान हुआ या नहीं हुआ। आपने गलत हरकत की है, आपको सजा के तौर पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। डैमेज कब पड़ेगा? जब नुकसान हुआ है और फिर नुकसान का तखमीना लगाते हुए भी एहतियात करेंगे कि कितना बच सकता था, क्या हो सकता था, किस तरह से हो सकता था। तो पेनल्टी सिग्नल तोड़ने की पड़ी और डैमेज गाड़ी तोड़ने का पड़ा। तो गाड़ी का नुकसान किया वो भरा, डैमेज, सिग्नल तोड़ दिया, रूल तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एग्रीमेंट तोड़ दिया गवर्नमेंट के साथ किया हुआ, पेनल्टी पड़ गई। तो मजे की बात है कि उसने सिग्नल उस वक्त तोड़ा जब सामने कम गाड़ियां थी, तो भी उतनी ही पेनल्टी। सिग्नल तब तोड़ा जब ज्यादा गाड़ियां थी, तो भी उतनी पेनल्टी। किसी को टकराया तो भी उतनी ही पेनल्टी, किसी को नहीं टकराया तो भी उतनी पेनल्टी। तो किताब से पूछते हैं, Parties to contract may agree at the time of formation that on breach of contract by either of them, parties ये तय कर सकते हैं कि जब भी breach होगी contract की उनमें से किसी एक की तरफ से, a certain specified sum will be payable as, एक खास रकम damages के तौर पे देनी होगी। Such amount may or may not be termed as penalty। ये जो रकम तय की है ये पेनल्टी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर तो आपने रकम ऐसे तय की है कि नुकसान का 25% देना होगा, तो ये फिर पेनल्टी नहीं पड़ी, ये तो आपने डैमेज के साथ उसको लिंक कर दिया। इट वुड बी टर्म पेनल्टी इफ इट इज एग्जेजरेटेड, अगर ये बढ़ी हुई है, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट टू डैमेज लाइकली टू अकर। अगर पेनल्टी बहुत ज्यादा सेट कर दी है तो उसमें भी अदालत उसको थोड़ा सा मुनासिब करता है। कोर्ट विल अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट। अब ए और बी, ए इतने लैपटॉप देने और बी को लैपटॉप चाहिए, और बी कह रहा है कि देखो उस दिन मेरे लैपटॉप बहुत जरूरी है। इन्हें कहा यार मैं कंफर्म कसम खा के कह रहा हूं तुम्हें दे दूंगा लैपटॉप उस दिन। उसने कहा ना दो अगर लैपटॉप। इन्हें कहा भाई मेरे से कुछ भी लिखवा लो, मुझे पता है मैंने उस दिन लैपटॉप देने ही है। चलो एक काम करता हूँ, लिख के दे देता हूँ, 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा। लिख के दे दिया और उस दिन किसी वजह से ये लैपटॉप नहीं दे सका। तो बी ए को अदालत में लेके गया और कहा कि जी ये 70,000 का लैपटॉप था और 10 लाख का जुर्माना करना है मैंने ए को। तो अदालत मामले को देखेगी, समझ जाएगी कि सिचुएशन में एक बंदा इमोशनल हो गया था, अपने फॉर्म पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, उसने पेनल्टी तय कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो बनता है, लेकिन ये रीजनेबल नहीं है, बहुत ओवर हो गई है। तो कोर्ट विल अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट। तो वो कहेगा नहीं भाई अब ये बहुत ओवर बात हो गई, असल नुकसान इतना हुआ है, फलाना फलाना, हम ये कहते हैं कि आप इतना फाइन दें। तो पेनल्टी अगर जरूरत से ज्यादा भी सेट हो जाए तो कोर्ट बीच में इंटरवीन कर सकती है। पेनल्टी के रूल समझ आए। आखिरी छोटी सी बात ये है कि जो इंटरेस्ट होता है, कि अभी तक हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि अगर लैपटॉप देने वाले ने लैपटॉप ना दिया तो क्या होगा। अगर पैसे देने वाले ने पैसे ना दिए टाइम पे, तो पैसे की भी तो एक वर्थ होती है। तो सम टाइम अगला बंदा कहता है कि जी पेनल्टी होगी, तुमने जितने लेट मुझे पेमेंट की उतने टाइम पे इंटरेस्ट पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इंटरेस्ट पेनल्टी की किस्म है, लेकिन इंटरेस्ट का तो अमाउंट से ताल्लुक नहीं है, इसका तो रेशो है, परसेंटेज है। तो हमने कहा था कि पेनल्टी का तो अमाउंट से ताल्लुक ही नहीं होता। तो इंटरेस्ट पेनल्टी कैसे है अगर ये रूल वैलिड है? तो हमने कहा था ना कि पेनल्टी का डैमेज से कोई प्रोपोर्शनेट ताल्लुक नहीं होता। अब हम कह रहे हैं कि तुमने अगर लेट पेमेंट की, मुझे इंटरेस्ट दो पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट अमाउंट पे है, लॉस पे नहीं है। उस दिन 70,000 ना मिलने से इसको क्या नुकसान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई है, हम उसका तखमीना नहीं लगा रहे। हम 70,000 के ऊपर एक परसेंटेज लगा रहे हैं। उस दिन 70,000 उसके पास मौजूद होता तो वो माल खरीदता और लाख रुपए का बेच देता तो 30,000 भी कमा सकता था, जबकि शायद इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा 1,000 रुपया। और हो सकता है वो 70,000 से टाइम से ना मिलने से शायद वो कोई 500 रुपए भी ना कमा पाता हो 70,000 से। तो इसलिए हम इस वक्त ये नहीं देख रहे कि असल लॉस कितना हुआ है। जितनी रकम देनी थी, जितनी लेट मिली है, उतने लेट टाइम के ऊपर एक खास रेट से पेनल्टी पड़ रही है। तो इसलिए वन फॉर्म ऑफ पेनल्टी कैन बी कंडीशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन गड़बड़ हुई है उस दिन से ऑनवर्ड एक खास परसेंटेज से आपको पेनल्टी इंटरेस्ट नाम की पड़ना शुरू हो जाए, ये भी एक ऑप्शन होती है। तो क्या ये कंप्लीट चैप्टर समझ आ रहा है? चैप्टर 9 है और इसमें से डिसेंट सवाल पेपर में आ जाते हैं और
थोड़े से वो ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं। एक खास तरह का सवाल बहुत ज्यादा उन्हें पसंद है कि जी एक बंदे दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि कुछ माल पकड़ेगा, वो उसने तीसरे को सप्लाई करना था, पहले बंदे ने सप्लाई नहीं किया, तीसरे ने इसको डैमेज चार्ज कर दिए, तो बताओ ये कंपनसेशन ले सकता है या नहीं ले सकता। तो खैर पास पेपर की वीडियो देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज कवर हुई भी नजर आएगी। क्या हमें कंपनसेशन फॉर ब्रीच अच्छी तरह से समझ आ गया? पक्का? जी, घबराए तो नहीं बैठे? क्या चेहरों पे अभी भी चमक है? चेहरों पे ग्लासेस हैं, ठीक है। इतनी नन्ही मुन्नी सी एज में ग्लासेस, क्या कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल तो नहीं यूज कर रहे बहुत ज्यादा? मोबाइल यूज तो सभी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा करीब से कर रहे हैं, कुछ दूर से कर रहे हैं। नहीं सर, पॉजिटिव सोचें। हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, इतना पढ़ते हैं, इतना किताब पढ़ते हैं कि आंखें जो है ना उनको, बहरहाल इस एज में जो है ना वो अगर आंखें कमजोर हो तो उसकी रिकवरी ज्यादा आसान होती है और नेचुरल तरीकों से भी हो जाती है। तो बड़ा मशहूर जमाना टोटका होता है बादाम और सौंफ वाला, आप थोड़ा सा भी सर्च करें तो वो इस एज में जल्दी रिकवर हो जाती है। जो मतलब समझे 25 साल से अगर आप कम है तो वो नेचुरल तरीके से भी रिकवर होती हैं, लेकिन उससे आगे पर जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपके वो आंखों के पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग अभी रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हिम्मत करें, कोशिश करें। क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चे क्लासेस में नजर आ रहे हैं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है जी, अब ये मैं कहूंगा जनरेशन ही ऐसी है तो आप लोग जो है ना नाराज हो जाएंगे। चले, मेरी अपनी बच्ची को भी ग्लासेस लगे हुए हैं, तकरीबन सेम रीजंस। तो कोई कंफ्यूजन चैप्टर 9 को लेके क्लियर है? चैप्टर 10 की तरफ आए। अब बच्चे आपस में कह रहे हैं कि वो वाला टोटका अपने इन्होंने अपनी बच्ची को क्यों नहीं किया। इस टोटके से उसको बड़ी तेजी से रिकवरी हुई है, लेकिन उसकी एज काफी छोटी है। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मतलब जो है ना, ठीक है, मैं आपके वालिदैन से 10, 12, 15 साल छोटा हूँ, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, एजेंट किसे कहते हैं? कौन होता है एजेंट? जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है, हम उसे कहते हैं एजेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें ये इजाजत दी है कि कोई एक बंदा जिसने काम करना है वो अपना काम किसी तीसरे बंदे के थ्रू भी करवा सकता है। मशहूर जमाना हमारे दो कैरेक्टर ए और बी, और ए ने क्या करना है? लैपटॉप बेचना है बी को। तो एक तरीका ये है कि उसने तय किया था कि 25 तारीख को मैं आपको लैपटॉप दूंगा। 25 तारीख को ए ने अपने छोटे भाई से कहा यार ये लैपटॉप जाके बी को दे देना और पैसे ले आना। छोटे भाई ने लैपटॉप इससे पकड़ा, बी को पैसे दिया, बी से पैसे पकड़े और ए को आके दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के दरमियान, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ए की तरफ से ए ने नहीं की, ए के भाई ने की। वो गया, उसने उस दूसरे बंदे से डील किया और वापस। अब इस वक्त ए और बी के दरमियान का तो हम पूरा इन सारे चैप्टर्स में देख रहे हैं। इस चैप्टर में हमने ए और ए के भाई के दरमियान के ताल्लुक की बात करनी है। वो जो एजेंट है, जब एक बंदा किसी और के बिहाफ पे काम करता है तो टेक्निकली यहाँ 3 तरह की सिचुएशन बन जाती हैं। जो शख्स जिसका काम किसी दूसरे ने किया उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जिसने उसके बिहाफ पे काम किया वो एजेंट है। अब हम इन दो की बात करेंगे। इन दो के अलावा दुनिया का हर तीसरा आदमी है, थर्ड पार्टी। हालांकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पार्टी ये था और सेकंड पार्टी ये था, इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन जब आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंसी, तो एजेंसी में ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन, और इन दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं दुनिया में वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी। तो अब हमने इन दो के दरमियान का अरेंजमेंट देखना है, लेकिन एक दफा इस पिक्चर को कंप्लीटली समझते हैं। प्रिंसिपल ने एक शख्स को अपॉइंट किया जिसके साथ उसका क्या रिलेशन है? एजेंसी रिलेशन है। इस एजेंट ने जाके डीलिंग की, नेगोशिएशन की, परफॉर्मेंस दी किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? तो इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, इन दो के दरमियान एजेंसी रिलेशन है, और इन दो के दरमियान असल में कोई रिलेशन नहीं है, बस ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें। कॉलेज ने बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हम आपको पढ़ाएंगे,
कॉलेज ने एक एजेंट से कहा तुम हमारे बिहाफ पे काम करोगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ है, इन दो का आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये जाके परफॉर्मेंस दे रहा है थर्ड पार्टी को। तो अब यहां पे इसकी हर हरकत उसकी हरकत काउंट होगी। ये गलत करेगा तो कहेंगे उसने गलत किया, ये अच्छा करेगा तो कहेंगे उसने अच्छा किया। अच्छा, अब इन दोनों के ताल्लुक में देखें, अगर इसने कोई बेईमानी की तो वो इससे कंपनसेशन मांगेगा। इसने थर्ड पार्टी से डील करते हुए 50,000 का उसे नुकसान पहुंचा दिया, थर्ड पार्टी कहेगी मुझे इसने नुकसान पहुंचाया है, वो उससे रिकवर करेगा और वो इससे रिकवर करेगा। ये दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है। तो यहाँ तीन तरह के रिलेशन है, ए और बी का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, ए और उसके एजेंट का एजेंसी रिलेशन, और एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान डीलिंग, नेगोशिएशन या परफॉर्मेंस का रिलेशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट नहीं है। अब चूंकि मैं एजेंट की बात कर रहा हूं और एजेंट के साथ एक एजेंसी रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ। छोटे भाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बस उसे कहा था जाओ लैपटॉप ला जाके दे दो। तो इन दोनों के दरमियान प्रॉपर लिखा पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लीगल बाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में से इसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी शर्त नहीं है। उसका तो इसलिए शर्त है कि ये मेन पार्टीज हैं, इन दोनों को कंपिटेंट होना होगा, मेजर भी होंगे, साउंड माइंड भी होंगे। लेकिन ये अगर अनसाउंड माइंड भी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई मसला नहीं, ये माइनर भी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई मसला नहीं, इसने इसको पैसे भी ना दिए इस काम के, कोई मसला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इन दो के दरमियान नहीं लगाने हमने, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल लगेंगे प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। तो प्रिंसिपल मस्ट बी कंपिटेंट, क्योंकि उस तरफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको कंपिटेंट होना पड़ेगा। लेकिन एजेंट माइनर भी हो सकता है, कंपिटेंट ना भी हो चलेगा। अगर ये माइनर है तो प्रिंसिपल और फंस जाएगा, जब एक बड़ा बच्चे के साथ मिलके किसी थर्ड पर्सन से डील करेगा तो बड़ा लायबल होगा। तो आइडियली उसे नहीं चाहिए कि वो माइनर या अनसाउंड माइंड को लेके आए, लेकिन कानूनी तौर पे मना नहीं है। आएगा तो प्रिंसिपल फंस ज्यादा जाएगा, प्रिंसिपल बाउंड ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो किताब ने हल्का सा ऐसे रिलेशनशिप पे बात की है और फिर उसको समझाया है। ये वो चैप्टर है जो मैंने धक्के से 2 सफे पे पहुंचाया है, एक डायग्राम बीच में डाल के, लाइनें थोड़ा सा इस तरह से लिख के। मैं अगर दूसरे सफे वाली चीज को एक टेबल बना देता और पहले सफे से डायग्राम गायब कर देता और इधर उधर की जो आईकेएफ की किताब ने लंबी लंबी फेंकी हुई है उनको गायब कर देता, लेकिन मैंने वो सारी चीजें डाल दी ताकि आपको लगे कि आपने कोई चैप्टर किया है। तो ये तकरीबन इसमें बातें उतनी ही हैं जितनी चैप्टर 9 में है। एजेंट कौन है? एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर। एजेंट वो शख्स है जो किसी और को किसी कानूनी, किसी लॉफुल एक्ट में रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? द प्रिंसिपल इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। तो एजेंट वो है जो आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन से आके डील कर रहा है, वो एजेंट है। जिसके बिहाफ पे डील कर रहा है वो प्रिंसिपल है, और जिससे डील कर रहा है वो थर्ड पर्सन, और जो डील कर रहा है वो एजेंट है। तो हमें ये तीन इंसानों की समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पे जनरल बातें इन्होंने की, देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान भी एक खास लीगल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एक लीगल रिलेशनशिप है। एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद द, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड। अब सारी बातें जो डायग्राम में ऑलरेडी हुई थी या इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आपको बताया ना, ये धक्के से इस चैप्टर को 200 पे पहुंचाने की कोशिश की है। एन एजेंट मे बी फॉर वन ट्रांजैक्शन, ऐसा हो सकता है कि एजेंट सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए और एजेंट एक ज्यादा। इट इज कॉमन इन बिजनेस फॉर एन एजेंट टू एक्ट रेगुलरली ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अरेंजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा जी दुनिया में बड़ा कॉमन है कि अक्सर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा होता है। तो क्या हमें ओवरऑल समझ आया है कि ये रिलेशन क्या है? अब कोई भी बंदा जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता है या साउंड माइंड है वो एजेंट एम्प्लॉय करता है। ये प्रिंसिपल की निशानियां बता रहे हैं। कौन एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं और जो, लेकिन जब एजेंट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा एनी पर्सन में बिकम एजेंट। अब ये नहीं कहा कि वो कंपिटेंट हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो, एनी पर्सन में बिकम एजेंट। और वहां हमने कहा था एनी पर्सन जो कि मेजॉरिटी की एज और साउंड माइंड रखता है वही अपॉइंट कर सकता है। Such agent shall be responsible to his principal according to provision of Contract Act
हमेशा एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल को, थर्ड पर्सन को प्रिंसिपल लायबल। इसने उसके साथ नुकसान किया, प्रिंसिपल उसे लायबल, और फिर प्रिंसिपल किससे पूछेगा? एजेंट से। लेकिन ये माइनर अनसाउंड हुआ तो प्रिंसिपल ही फंस जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, लेकिन ये एजेंट होता है रिस्पॉन्सिबल अपने प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्ट व्हेन सच पर्सन इज माइनर और अनसाउंड माइंड। तो उन्होंने डरा दिया है कि अलाउ तो है लेकिन फिर तुम खुद फंस जाओगे, फिर तुम ही लायबल होगे, कोई और बंदा लायबल नहीं होगा बाद में। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। जरूरी नहीं कि कोई कमर्शियल वजह हो, जैसे उसने छोटे भाई को भेज दिया, यार मैं जरा मसरूफ हो रहा हूं, तुम जाके लैपटॉप दे आते हो, और पैसे भी नहीं दिए कोई, तो दिस इज अलाउड कि आप एजेंसी बगैर कंसिडरेशन के चला सकते हैं। तो यहां पर बस उन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल का कंपिटेंट होना जरूरी है, एजेंट का कंपिटेंट होना शर्त नहीं है। कंपिटेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल ज्यादा फंस जाएगा। बहरहाल एजेंट के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल, और कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। यहां तक बात समझ आई? यहां किताब एक प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रही है, ये एक दफा बस आपने प्रॉब्लम पढ़ लेना है, उसके बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं है। किताब ने ना अगले टॉपिक की बेस बनाई है, अगले टॉपिक में एंटर होने के लिए। होता क्या है, कई दफा एक बंदा क्लेम करता है कि भाई मैं फलाना प्रिंसिपल पी के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, और थर्ड पार्टी उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है ये सोच के कि ये तो एजेंट होगा पी का। However, P might deny the agency relation, लेकिन P कहे भाई मेरा ये एजेंट था ही नहीं। तो एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि एक बंदा जाके थर्ड पर्सन से कहे मैं फलाना का एजेंट हूं, जबकि फलाना इनकार कर दे कि ये मेरा एजेंट नहीं है। तो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि फलाना शख्स एजेंट है या नहीं है। भाई वो भाई लैपटॉप लेके पहुंच गया तो अब बी को नहीं पता कि ये एजेंट है या नहीं है। या समटाइम पर्सन माइट बी एजेंट ऑफ पी विद अथॉरिटी टू मेक एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पी। हो सकता है वो एजेंट हो और उसको इजाजत भी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन एजेंट माइट गो बियॉन्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी से ज्यादा चला जाए। पी माइट देन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। पी फिर बाद में एग्रीमेंट से इनकार कर सकता है कि नहीं जी मैंने जितना कहा था इसने वहां तक तो काम ही नहीं किया। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि भाई कब एक एजेंट को वाकई एजेंट माने और कब उसके काम को प्रिंसिपल का काम माने और कब उसके काम को पर्सनल काम माने। जवाब ये है कि एजेंट ने जब अथॉरिटी में रह के काम किया होगा तो प्रिंसिपल बाउंड है, और जब अथॉरिटी से निकल के काम किया होगा तो बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब वर्ड अथॉरिटी समझना होगा। अथॉरिटी है चार तरह की अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, इमरजेंसी में अथॉरिटी, और अपेरेंट या इसको एस्टॉपल वाली अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहते हैं। एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, इमरजेंसी में हो सकती है, या अपेरेंट, या उसका दूसरा नाम ऑस्टेंसिबल, या ऐसे एजेंट को हम कहते हैं एजेंट बाय एस्टॉपल। तीसरा वाला, ये चौथा वाला टेक्निकल है, पहले तीन जरा आसान है। वर्ड एक्सप्रेस इम्प्लाइड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने आज से 4 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था, तो हमने उस दिन समझा था कि लॉ के क्या मसलों मसाइल हैं, और अगले दिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया था तो हमने बहुत ही शुरू में पढ़ लिया था कि एक्सप्रेस होता है कि इम्प्लाइड। क्या था ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? जो वर्ड्स में एक्सप्रेस हो रहा है वो एक्सप्रेस है, जो बोला जाए या लिखा जाए वो एक्सप्रेस है, और इम्प्लाइड एक्शन से, हालात से, सिचुएशन से लग रहा हो। तो एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस होगी से अब क्या मुराद लो? प्रिंसिपल ने लिख के अथॉरिटी दी होगी, भाई तुम ये 5 काम कर सकते हो, या बोला होगा थर्ड पर्सन को कि ये मेरा एजेंट है, ये 4 तरह के काम कर सकता है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल ने बोल के या लिख के किसी कागज पे या किसी भी तरीके से वाज़े तरीके से कम्युनिकेट किया थर्ड पर्सन को कि ये वाले भाई साहब के पास क्या अथॉरिटी है। ये हो गई एक्सप्रेस अथॉरिटी। अच्छा, सम टाइम हर चीज एक्सप्रेस अथॉरिटी में नहीं लिखी जाती।
आप आए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और आपको सामने वहां पे फ्रंट ऑफिस में एक बंदा बैठा नजर आया। अब आपको ये पता है कि कॉलेज का एजेंट है। एक तरीका ये है कि हम उसके पीछे एक तख्ती लगा दें, उस तख्ती पे लिख दें कि ये बंदा क्या क्या काम करने का इख्तियार रखता है। एक ये कि आप समझदार सियाने आदमी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज के फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ एक फ्रंट ऑफिसर नॉर्मली उसके क्या क्या इख्तियार होंगे। वो आपको एक फॉर्म पकड़ा के कैसे लिखो, आपके क्यों, ये कहां डिफाइंड है कि तुम मेरे से कुछ भी लिखवा लोगे। वो कहेगा जी आपने इतनी फीस आपकी बनती है, मुझे किस्त जमा कराएं। आप कहेंगे नहीं, कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास किस्त लेने का इख्तियार है, कहाँ ये लिखा हुआ है कि तुम जो है वो हमसे डीलिंग कर सकते हो, हमारा फॉर्म फिल कर सकते हो या हमारे ब्याह पे फॉर्म की एंट्री कर सकते हो। उसने कहा जी सीआरएन नंबर बताया। आपने कहा मैं क्यों बताऊं, मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि उस बंदे को अथॉरिटी कितनी है, या तो कॉलेज तख्ती लगा दे, उस पर लिख दे कि इसके पास ये इख्तियार है, या आप अक्ल शऊर रखते हैं, आपको समझ आ रहा है कि फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ बंदा अगर एडमिशन कर रहा है तो एडमिशन से रिलेटेड जो जो नॉर्मल काम होंगे वो इसकी अथॉरिटी में होंगे। उसने आपसे फॉर्म फिल करवाया और वहां कुछ गड़बड़ हुई, आप कॉलेज को कह सकते हैं आपके फ्रंट ऑफिसर ने जो है वो फॉर्म फिल करवाते हुए मेरे साथ नाइंसाफी की है। अच्छा, अगर वो फ्रंट ऑफिसर आपको कहे कि आप यहाँ गार्डन टाउन में रह रहे हैं, आपने कहा यार गार्डन टाउन में ना एक बड़ा जबरदस्त प्लॉट है, बड़े अच्छे रेट में बिक रहा है, कहो तो तुम्हें वो प्लॉट दिलवा दूं, तुम आगे बेच देना, बड़ा फायदा होगा। उसने आपको एक प्लॉट का मशवरा दिया, आपने प्लॉट ले लिया, प्लॉट में घाटा हो गया, आपने एसबीआई को कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। प्रिंसिपल तो एसबीआई है, तो क्या एसबीआई उस धोखे को एक्नॉलेज करेगा? हम कहेंगे उसने अपनी अथॉरिटी में नहीं किया। आप कहेंगे कहां लिख के लगाई थी अथॉरिटी? तो हम कहेंगे एक्सप्रेस नहीं थी, लेकिन इंप्लाइड एक फ्रंट ऑफिसर कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी किस्म की बात करे ओके है, लेकिन अगर प्रॉपर्टियों की खरीदो फरोख्त से रिलेटेड बात करे तो वो तो उसकी अथॉरिटी नहीं है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी जो बोली जाए लिखी जाए, इंप्लाइड अथॉरिटी जो सर्कमस्टांसेस से आप इन्फर कर सकें कि हाँ भाई इस तरह की पोजीशन पे इस तरह की अथॉरिटी तो होती होगी। तो इन दो को जल्दी से देख लेते हैं, फिर अगले दो की तरफ आते हैं। Express authority, एक written agency agreement may give the agent express authority. Principal should specify what task, power and authority the agent can exercise. Ideal है कि लिख दें, ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन लिखने से थोड़ा और पक्का हो जाएगा काम। Implied authority, authority of agent in excess of his express authority. वो जो लिखी हुई है उससे over and above क्या authority है, वो implied authority है। This is inferred from circumstances, can be taken from circumstances. हालात से, सिचुएशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन में बैठा है और ये क्या कर सकता होगा। Things spoken or written or ordinary course of dealing may also be account for. अब सिर्फ इंप्लाइड अथॉरिटी में इंप्लाइड नहीं है, अगर लिख के तख्ती पे भी 4 पावर्स लिखी हुई हैं तो वो प्लस उसकी पोजीशन जो उसको पावर दे रही है वो सारी की सारी आप ऐड कर सकते हैं। एक एजेंट को जब अथॉरिटी दी जाती है कि कोई खास बिजनेस करें तो हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। अगर एक एजेंट को आपने ये इख्तियार दे दिया है कि तुमने ये काम करना है, तो उस तरह का काम करने से रिलेटेड जितने भी कनेक्टेड चीजें हैं वो सारा करने का इख्तियार एजेंट के पास है। क्या हमें एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी समझ आ रही है? पक्का। तीसरी तरह की अथॉरिटी, इमरजेंसी वाली अथॉरिटी। इमरजेंसी किसे कहते हैं? हंगामी सिचुएशन। कॉलेज में क्लासें चल रही थी, आप क्रैश कोर्स से फ्री हुए, आपके बैग कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था और आप उठ के गए कि अच्छा और कौन सा क्रैश कोर्स है, किस तरह से है, कॉलेज में टहल रहे थे, अचानक से कमरे में आग लग गई। टीए कमरे के अंदर मौजूद था। जैसी आग लगी वो परेशान हो गया कि ये तो बच्चों का सामान पड़ा हुआ है, जल जाएगा। उसने आपके बस्ते उठा के बाहर फेंक दिए, आपसे नहीं पूछा। आपसे पूछने जाता तो बस्तों को आग लग जाती। उसने बस्ते उठा के बाहर फेंक दिए। एक बच्चा बस्ते में एक शीशे का एक बड़ा प्यारा सा बर्तन उसने आज ही खरीदा था और सोच रहा था कि घर जाते हुए घर जाके घर वालों को दिखाऊंगा कि बड़ा प्यारा शीशे का बर्तन लिया, वो बर्तन टूट गया। क्या एजेंट का कसूर है? क्या एजेंट की इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है कि वो सामान उठा उठा के फेंके? नहीं है। लेकिन इमरजेंसी में इस एजेंट ने
उस सारे सेटअप को नुकसान से बचाने के लिए जो कुछ उसको ठीक लगा वो किया। अगर साबित हो जाए कि उसने जो किया रियल इमरजेंसी में किया और वाकई ही उसने किसी को बचाने के लिए किया, अगर उसका अपना सामान भी होता तो वो उसके साथ भी वैसे ही करता जैसा उसने ये थर्ड पार्टी या प्रिंसिपल के सामान के साथ किया है, तो मान लेंगे कि एजेंट के पास अथॉरिटी थी, एजेंट ने कुछ गलत नहीं किया। अब अगर आप ग्लास टूटने पे कहेंगे जी ये किसका कसूर है, तो एजेंट कहेगा जी अगर किसी पे केस करना है तो एसबीआई पे करो जिनकी आग लगी थी, मेरा कोई कसूर नहीं। रेगुलर क्लास में एक एग्जांपल देता हूं, उससे बात जरा और मजेदार तरीके से समझ आ जाती है कि एक बंदा सामान मंगवा रहा है अपना दूसरे मुल्क से और एक कश्ती पे सामान आ रहा है, एक बोट पे सामान आ रहा है और 20 किलो सामान रखा हुआ है और साहिल पे एक बंदा इंतजार कर रहा है कि 1-2 घंटे बाद कश्ती पे सामान आएगा, 20 किलो का सामान उसने मंगवाया है। जो शख्स लेके आ रहा है सामान वो एजेंट है और वो एजेंट किस चीज का है, उसने एक जगह से दूसरी जगह सामान डिलीवर करना है, ये उसकी अथॉरिटी है। अचानक से समंदर में आ गया तूफान और कश्ती में सुराख हो गया, झटके हिचकोलों की वजह से सुराख हो गया। अब कश्ती में सुराख का मतलब ये है कि समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कश्ती में आना शुरू हो जाएगा। अब फौरी तौर पे उसने जल्दी जल्दी से किसी तरह से कपड़ा शपड़ा रख के सुराख तो बंद कर दिया, लेकिन काफी सारा पानी अंदर आ चुका हुआ है और कश्ती अब आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। हर 1-2 सेकंड बाद 1 मिलीमीटर नीचे हो जाती है। क्यों डूब रही है? सुराख तो बंद हुआ हुआ है, उसका वजन बढ़ गया, मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। पहले वो ज्यादा वॉल्यूम और कम मैस रखती थी तो पानी की डेंसिटी से लाइट थी तो तैर रही थी। अब जब उसका वजन बढ़ जाएगा तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम की रेशो खराब हो जाएगी। मैं गलत लोगों के सामने गलत बात तो नहीं कर रहा, कुछ फिजिक्स याद है, ठीक है। तो वो अब कश्ती की डेंसिटी बढ़ गई, अब कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। इस कश्ती को डूबने से बचाने के लिए दोबारा से वो रेशो ठीक करनी पड़ेगी कि इसका वजन कम हो जाए। वजन पड़ा हुआ है इस पे 20 किलो सामान का, या एजेंट हिमसेल्फ एक वजन है। एक तरीका ये है कि डूब जाए और जब वो डूब जाएगा तो सारा सामान भी डूब जाएगा, मतलब पहुंचेगा ही नहीं साहिल तक। तो अपने आप को बचाना तो जरूरी भी है, वाजिब भी है, और मतलब आप अपने आप को डिफेंड तो करेंगे। अब कश्ती चूंकि आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रही है तो एजेंट को यही समझ आया कि इस टाइम पे 10 के करीब किलो वजन अगर कम हो जाए कश्ती का तो बच जाएगी। उसने सामान को देखा तो नहीं 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 यार, मैं मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ये सामान बहिफाजत पहुंचाना है साहिल तक। कश्ती थोड़ी सी और नीचे हो गई, अब हालत टाइट। उसने कहा कि सामान भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगा। उसने कहा जल्दी से राब्ता करता हूँ, फोन निकाला कि कॉल करूंगा, सिग्नल ही नहीं थे समंदर के बीच में। अब एक रियल इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है, सामान सामने है और सामान को बहिफाजत लाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने अल्लाह का नाम लेके कुछ सामान उठा के फेंक दिया। फेंका तो कश्ती थोड़ी सी दोबारा ऊपर आई, तो ऐसे समझ आ गया कि हाँ अब वो मैस और वो वाली रेशो बराबर हो गई है। हो सकता है आपके जहन में आए कि उस पानी ही क्यों नहीं निकाल के फेंक देता। असल में कश्ती बाल्टी थोड़ी है, वो जिस तरह की उसकी सरफेस है पानी तो तय के साथ करीब करीब लग गया है, तो वो उसको निकालना मुश्किल है। वो ज्यादा जगह पे है, टाइम भी लगेगा, और वो जिस तरह से है, वो जितनी जगह घेर रहा है वो तो चौड़ा होने की वजह से वजन ज्यादा है ना, तो उसको निकालना भी मुश्किल होगा। उस टाइम पे उसे चाहिए था कि पाइप निकालता, एक तरफ से पानी में डालता, ऐसा करके पानी में छोड़ देता तो पाइप निकलता रहता। लेकिन रियल इमरजेंसी की बात हो रही है, उस टाइम पे सिचुएशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ना रियल इमरजेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि एक वाकई ही हंगामी सिचुएशन बन गई हो। अब क्या हुआ, इसने सामान फेंक दिया, ये पहुंचा साहिल पे। साहिल पे प्रिंसिपल भाई इंतजार कर रहे थे। उसने जब सामान उतरा तो इसने कहा तो 10 किलो सामान है, बाकी 10 किलो का है। उसने फेंक दिया। तो किसकी इजाजत से फेंका? कहता आपकी इजाजत से। मुझे कब राब्ता किया? नहीं, राब्ता तो नहीं किया। तो मेरी इजाजत कैसे थी? थी इजाजत, मेरे पास अथॉरिटी है आपकी तरफ से। कौन सी अथॉरिटी है? उन्होंने कहा कि क्रैश कोर्स मिस किया था ना, चैप्टर 10 नहीं ना पढ़ा था। इमरजेंसी वाली अथॉरिटी। इमरजेंसी में एन एजेंट हैज ऑल द पावर कि वो अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए हर वो हरकत करे जो अगर उसके ऊपर ये सिचुएशन गुजरी होती तो वो अपने साथ भी यही करता। एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट
For the purpose of protecting his principal from loss, it would be done by a person of ordinary prudence in his case. हाई कैप एक सवाल में कहा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने गोश्त की दुकान का इंचार्ज बना के गया कि मैं जा रहा हूं, और अचानक से एक दिन शाम रात के वक्त उसे पता लगा कि वो रेफ्रिजरेटर खराब हुआ हुआ था। तो अगर वो उस गोश्त को एक दिन भी और रखता तो वो सड़ जाता और बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो फौरन से उसने कुछ डिस्काउंट लगा के निकाल दिया, जबकि प्रिंसिपल ने उसको डिस्काउंट की इजाजत नहीं दी थी। तो जब प्रिंसिपल वापस आया, उसे पता लगा, तो फिर सवाल आपसे पूछता है कि बताओ कि प्रिंसिपल क्या उसको कहेगा कंपनसेशन के लिए? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर सवाल मजीद कंटिन्यू हुआ। उन्होंने कहा जब इसने डिस्काउंट पे चीज बेची तो ज्यादा ग्राहकों ने खरीद ली, वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, तो उसने अगले दिन से वैसे ही डिस्काउंट लगा दिया, हालांकि रेफ्रिजरेटर ठीक भी हो गया था। अब प्रिंसिपल कंपनसेशन मांगेगा क्योंकि अब रियल इमरजेंसी नहीं है। तो इमरजेंसी वाली अथॉरिटी समझ आई। आखिरी अथॉरिटी इस चैप्टर का जो समझे सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अथॉरिटी होती नहीं, महसूस होती है। अथॉरिटी होती नहीं, महसूस होती है। एक किस्सा जिससे कहानी आराम से समझ आ जाती है। ये किस्सा है एक बच्चे पप्पू का, और ये वाला पप्पू डांस भी कर सकता है। अच्छा, अब जो पप्पू है वो और उसके फादर एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए, और जब वो शिफ्ट हुए, अपनी शिफ्टिंग से फारिग हुए, तो थक हार के बैठे थे। तो उसके अब्बू ने कहा कि बेटा वो जाके जरा पास वाली दुकान से बोतल ले आओ, हम दोनों मिलके बोतल पीते हैं, तो जरा सेलिब्रेट करते हैं कि हमने शिफ्टिंग की है, थके हुए हैं, तो चलो बोतल पिए। पप्पू गया दुकान पे, उसने कहा जी वो अब्बू कह रहे हैं कि बोतल दे दें, बाद में अब्बू पैसे दे देंगे। उसने कहा बेटा तुम्हें मैंने पहली दफा देखा है यहाँ, तुम कौन हो, किसके बेटे हो? उसने कहा जी हम ये चौथे घर में अभी भी शिफ्ट हुए हैं। तो दुकानदार वहां आया, उसने देखा हाँ ये शिफ्ट हुए हैं, इसके अब्बा जान से मिला। तो इसके अब्बा जान ने कहा कि भाई पिछले भी जिस मोहल्ले में हम रहते थे, होता ये था कि पूरे महीने भर ना मैं पप्पू को भेज देता था कि कभी मेहमान आ गए तो चिप्स ले आया, जूस ले आया, बोतल ले आया, निम्को ले आया, और मुख्तलिफ चीजें ये महीने भर आपसे लाता रहेगा मेरे बिहाफ पे, मेरा एजेंट है पप्पू। और जब महीना खत्म होगा आप एक लिस्ट लेके आ जाइएगा कि ये खर्चे हुए हैं, मैं आपको अदा कर दूंगा। तो दुकानदार को बड़ा एक्सप्रेसली अब्बा जान ने बता दिया कि ये पप्पू जो है ये मेरा एजेंट है। पप्पू जो है वो हर 2-3 दिन बाद जो जो चीजें भी वहां से खरीदता था, क्योंकि वालिद उसे भेजते थे, वालिद महीने के एंड पे वो सब क्लियर करा देते थे। तो अब एवरीवन नोस कि पप्पू इज एजेंट ऑफ अब्बा जी। एक दिन पप्पू का रिजल्ट आ गया, पप्पू फेल हो गया। सुनी सुनी सी बात लगेगी। अच्छा खैर नहीं, आप लोग तब भी बीलो में है, ऐसे नहीं। ऑडिट तक होते तो फिर आप लोगों ने काफी सुनी हुई होती है ऐसी बात। बीलो में तो भी ऐसा लग रहा होता है कि सब सही है, इजी गोइंग है, जबरदस्त हैपनिंग हो रही है। अच्छा जी, तो हुआ ये कि वो फेल हो गया। अब्बा जी बड़े नाराज हुए, पप्पू तुम हर वक्त रील्स देखते रहते थे, तुम मोबाइल यूज करते थे, तुम गेम्स खेलते थे, तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था। पप्पू पर नाराज हुआ और पप्पू को घर से निकाल दिया। पप्पू जब घर से निकला तो वो परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, किस तरह से। एक दो दोस्तों से रब्ता किया जो कहते थे तेरे लिए जान दे देंगे, कभी तेरे पे मुश्किल वक्त आए पलट के हमारी तरफ देखना। उसने ऐसे सारे दोस्त ढूंढे, उनको ये स्टोरी सुनाई कि जी मुझे घर से निकाल दिया गया, तब मुझे जगह भी चाहिए और मुझे खाना पीना भी चाहिए। तो इसका कोई दोस्त नहीं माना, तो उसे समझ आ गया कि दुनिया ऐसी है। फिर इसने एक दोस्त को कहा कि अच्छा यार एक काम करो, सिर्फ रिहाइश दे दो, खाने पीने का मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। उस दोस्त ने कहा चलो ठीक है, चंद दिनों के लिए मैं तुम्हें रिहाइश दे देता हूँ। तारीख थी महीने की 3 और यकम को ही अब्बा जान ने दुकान का बिल भरा था। पप्पू के जहन में आया शैतानी आइडिया। अब्बा जी ने नहीं बताया होगा दुकानदार को कि पप्पू को मैंने निकाल दिया, तो दुकानदार पप्पू को देखते यही समझेगा कि ये अब्बा जी ने भेजा है। तो पप्पू दुकान पे जाता रहा महीने भर, चिप्स बिस्किट। दुकानदार ने कहा इस महीने बहुत इनके मेहमान आ रहे हैं। बड़ा जो है ना वो बड़ा खुश हुआ कि महीने के एंड पे 20-25 हजार का बिल बना के मैं जो है ना अब्बा जी से जाके वो करूंगा, मेरा तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो दुकानदार उसे सामान देता रहा। क्या दुकानदार ने कुछ गलत किया? नहीं, पप्पू तो एजेंट है, प्रिंसिपल ने बताया हुआ कि एजेंट है। तो उसने पप्पू को सामान देता रहा। जब महीना एंड हुआ और दुकानदार अब्बा जान के सामने बिल लेके पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता पैसे,
ये कहां से है, इस महीने में मैंने कुछ मंगवाया ही नहीं। उन्होंने कहा आप खुद थोड़ी आते थे, पप्पू को भेजते थे ना, पप्पू डेली आता था, हमसे चीजें ले जाता था, तो पप्पू बहुत ज्यादा चीजें लेके गया। अब बने को भाई को खुदा का खौफ कर, मेरे से कंफर्म तो कर लेते, मैं तो पप्पू को निकाल दिया घर से। तो दुकानदार ने कहा जी जब आपने पप्पू को अपना एजेंट डिक्लेयर किया तो आके मुझे बताया था ना कि मेरा एजेंट है। जब उसको एजेंसी से निकाला तो मुझे नहीं बताना था, मुझे तो आपने मसलसल ही बताया है कि पप्पू जब भी आके जितनी भी ट्रांजैक्शन करेगा वो आपका एजेंट है। तो सम टाइम एक शख्स एजेंट नहीं होता, लेकिन थर्ड पर्सन ये बिलीव करता है कि वो एजेंट है, और ये कंफ्यूजन भी प्रिंसिपल नहीं फैलाई होती है। और प्रिंसिपल चूंकि टाइमली चीजों को क्लैरिफाई नहीं करता, तो इस एजेंट के पास असल में अथॉरिटी नहीं है, अपेरेंट अथॉरिटी है, दिख रहा है अथॉरिटी है, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है। ऐसे शख्स को एजेंट बाय एस्टॉपल कहते हैं। एक ऐसा शख्स जो गलत फहमी में एजेंट समझ में आना शुरू हो गया। तो अगेन किस्सा सुनाने का मकसद तफरी पैदा नहीं करना था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर ये पप्पू वाली एग्जांपल जहन में हो तो कहानी बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाती है। Principal is liable to third party when third party has reason to believe that agent has authority to act. प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लाइबल होगा जब थर्ड पार्टी के पास ये रीजंस टू बिलीव है, उसे पता है, इस चीज का अंदाजा है कि एजेंट हैज अथॉरिटी टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल इवन दो ही इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट। अपने किरदार फिट करते हैं। अब्बा जान इज लाइबल टू दुकानदार व्हेन दुकानदार नोज कि पप्पू हैज अथॉरिटी टू बाय चिप्स ऑन बिहाफ ऑफ अब्बा जी, इवन दो अब वो असली पप्पू नहीं है, यानी कि अब वो उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई है। थर्ड पार्टी कैन एज्यूम देन एन एजेंट, दुकानदार कैन एज्यूम दैट पप्पू होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन हैज ऑल द पावर दैट आर नॉर्मली गिवन टू सच पप्पू। तो पप्पू को अगर घर से वो भेजते हैं, तो अगर पप्पू ने किसी दिन चिप्स के साथ बिस्किट भी मांग लिए या निम्को भी मांग लिया, तो हाँ, जो बंदा अपने घर के लिए सामान खरीदने आता है तो टिपिकली ये 3-4 तरह की चीजें तो खरीद ही सकता है। तो फिर अनलेस थर्ड पार्टी हैज नॉलेज ऑफ समथिंग अगेंस्ट दिस, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता या पता है कि ये असल कहानी तो चेंज हो गई है, तो फिर नहीं। अगर दुकानदार को पता होता कि पप्पू को निकाल दिया गया है, अब अगर दुकानदार सामान देता तो गलत हो जाता। तो ये चौथी तरह की बड़ी मजे की अथॉरिटी है जो दिखती है, होती नहीं है, लेकिन चूंकि दिखती है और कंफ्यूजन प्रिंसिपल ने फैलाई होती है, तो प्रिंसिपल फंस जाता है इस अथॉरिटी पे। थर्ड पर्सन का कोई कसूर नहीं है। थर्ड पर्सन ने ये बिलीव किया कि ये एजेंट है, और ये बिलीव इसलिए किया कि प्रिंसिपल ने ही ये कंफ्यूजन फैलाई थी। तो ये चौथी तरह की अथॉरिटी है। तो ये चैप्टर 9 और 10 किया। आपके पास गैप आ रहा है, संडे, मतलब पहला संडे ऑफ है, अगला संडे ऑफ नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो आप हाई परफॉर्मेंस जोन में होंगे। तो अब भी अगर कोई थोड़ा सा पीछे रह गया है या ऑनलाइन देखने वाले जरा एक आध दिन आगे पीछे चल रहे हैं, तो कोशिश करें क्लास के साथ आ मिलें और इन चीजों को देखें। चैप्टर 9 में याद करने वाली चीज क्या है, वो जो 3-4 रूल्स दरमियान में दिए हुए थे ना डैमेजेस के, रेटे पॉइंट ऑफ व्यू से बस वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि बाकी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन वो 2-3 लाइनें जरा लिखते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसी तरह से ये जो एजेंसी वाला चैप्टर है, इसमें अलग से कुछ रट्टा मारने वाली कोई खास बात नहीं है। यानी आज हमने जो पढ़ा है इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा अहम लिस्ट नहीं है जिनको बहुत ज्यादा याद किया जाए। जी जी, अब ये एजेंट तो रहा नहीं, सवाल ये कि क्या प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है? प्रिंसिपल के साथ इसने धोखा किया है, तो वो धोखे की वजह से प्रिंसिपल इससे रिकवर कर सकता है, लेकिन ये पप्पू है माइनर, तो अब प्रिंसिपल फंस जाएगा। ठीक, तो अब आप लोगों ने एक दफा अपना जो जो गैप रह गया उसे लाजमी रिकवर करना है, ताकि आप अगले वीक जब हम चल रहे हो तो हम बिल्कुल साथ साथ चलें। तो आई होप कि अभी तक की सारी बातें समझ आ रही हैं। बस यही कमिटमेंट, यही हौसला चाहिए। आपको बार बार ऐसा लगेगा, शैतान आपको गुमराह करेगा संडे वाले दिन, कि अभी तक तो मैं रेगुलर जा रहा था या जा रही थी तो सही चल ही रहा था, चलो बाद में यूट्यूब से लेना शुरू कर देते हैं। आप इतने रेगुलर नहीं रह सकेंगे। जब आ रहे हैं तो एंड तक आते रहें। 5 दिन गुजर गए हैं, चंद दिन रह गए, 7 दिन रह गए, तो अब आपने जो है वो उसमें
हिम्मत करके कोशिश करें, डेली आए, क्लास में बैठेंगे तो आप अटेंटिव भी होंगे, साथ साथ उसको सुन भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे और घर जाके फौरन दोहरा लेंगे। किसी भी दिन जरूरत से ज्यादा लोड नहीं होगा, एक आध दिन जरा हमारा हैवी टारगेट है, उसके अलावा यानी पूरे इसमें क्रैश कोर्स में 2 जरा भारी दिन है, इंटरेस्टिंगली अगले 2 वही दिन है। चैप्टर 6-7 का भी एक दिन है और चैप्टर 4 का भी एक दिन है। बस ये 2 दिन सबसे भारी हैं, ना पिछले 5 भारी थे ना उससे अगले 5 उतने भारी हैं। हमने एन मिडल में छुट्टी की फौरन बाद जब आप ताज़ादम होके आएंगे तो उस वक्त हमने जरा मुश्किल टारगेट रखा है। ठीक है, मिलते हैं।